बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का आज मुबारक दिन है और आज के दिन आप सबको ये मैं मैसेज खुसूसी तौर पर देना चाहूँगी कि खुसूसी तौर पर नमाज जुमा का एहतमाम कीजिए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए, क्योंकि हालात हमें बहुत मुश्किल की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के रवैये संजीदा होने को नहीं आ रहे हैं। मार्केटों के हवाले से भी कल इजलास हुआ और उस पर बार बार बात की जा रही है SOPs की। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभा ले, ताजिर अपनी ज़िम्मेदारी निभा ले, अवाम अपनी ज़िम्मेदारी निभा ले तो मुमकिन है कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी ज़िम्मेदारी तो हमने निभानी ही है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले, क्योंकि वाहिद वही हम सबका सहारा है, आसरा है। जब भी कोई मुश्किल होती है तो हम सभी अल्लाह ताला से रुजू करते हैं और वही हमें मुश्किल से बाहर निकालता है। तो इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी अल्लाह ताला हमें बाहर निकालेगा, लेकिन खुदारा ख़ुद भी संजीदा हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए, ताकि आप ये सोच सकें कि आपने किस तरह इस मुश्किल से निमटना है और बाहर निकलना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। ज्वाइन किया है हमें जुनेद रियाज ने। जुनेद बताइएगा, प्रेडिक्शन क्या आज की जा रही है, शहर का मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। आज ठंडी हवाएं तो चलेंगी, जिससे मौसम जो है वो कदरे बेहतर रहेगा और दर्जा हरारत भी जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। और अगर सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से आज अगर नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% जो है वो रहने का इम्कान है। और आज बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर शहर में आज बारिश के चांसेस जो हैं वो इंतहाई कम हैं। और हफ्ते के रोज़ महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा, जिससे दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखने में आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी आपने बताया। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा। तो एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार मैंने उस दिन भी की कि गर्मी की शिद्दत जब भी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और इन परेशानियों से बचें। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। आज की लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की मैं आपको बताऊंगी। कोरोना बेकाबू हो गया है। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर समेत 12 अफराद जाम बहक हुए हैं। मास्क ना पहनने, थूकने पर 500, समाजी फासला ना रखने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। अगली खबर है जी, कोरोना तशखीस के लिए PCR टेस्ट होगा, एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत, कई पंप बंद, शहरी ख्वार। कोरोना साफ पानी के मंसूबों को भी निगल गया। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी और ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान चूँकि कोरोना से रिकवर होकर आए हैं, तो मुझे ये बताइएगा, एक जो लोगों का रवैया हम देख रहे हैं, मैं तो हट दर्मी कहूँगी कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसा हमारा लोगों का सेगमेंट मैं कहूँगी मौजूद है जो कि अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना है। क्योंकि 2 दिन पहले मैं किसी ज़रूरी काम से बाजार तक गई तो वहाँ पर लोगों का एक ग्रुप ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि सिर्फ डराया जा रहा है, सच ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ना, मैं अगर बात करूँ, चूँकि हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और कोरोना का शिकार होने से पहले मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी जा रहा था, जहाँ पर कोरोना किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी डॉक्टर्स में, और कोरोना पेशेंट्स जो है उनके वार्ड में भी जाकर रिपोर्टिंग जो है वो की जाती थी। तो नो डाउट मैं तब मानता था कि कोरोना जो है वो है और एग्जिस्ट करता है और ये जानलेवा भी है। लोगों को ये मैसेज जो है वो हम तब भी देते थे, सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ पेजेस के ज़रिए हम जो है वो मैसेजेस के ज़रिए मैं लोगों को आगाह करता था। लेकिन जब आप यकीन जाने, जब मेरा पहला टेस्ट पॉजिटिव आया और मुझे लगा कि मेरे में तो सिम्टम्स हैं ही नहीं, ना मुझे फ्लू है, ना मुझे कफ है, ना मुझे फीवर है, कुछ भी नहीं था,
तो मुझे ये लगा कि जी नहीं, ये शायद रिपोर्ट गलत होगी। फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 और लैब से करवाया और उससे भी पॉजिटिव जब आया तो फिर मुझे लगा कि वाकई अब मुझे जो है वो आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। और फिर मैं जब PKLI में 14 दिन एडमिट रहा तो आप यकीन जाने वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हाथ जोड़ के डॉक्टर से इल्तिजा कर रहे थे कि हमें कोरोना से निजात जो है वो किसी ना किसी तरीके से दिलवा दी जाए। कुछ ऐसे पेशेंट थे, हमारे सामने कई अमवात जो है वो PKLI में भी हुई, और कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो वहां पर हट्टे कट्टे आए, बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी केयर नहीं की और फिर नतीजतन वो बेचारे वेंटिलेटर पर गए। ये मेरी आंखों देखी मिसाल जो है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन लोगों को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, ये खामोश कातिल है। और मैंने चूंकि 14 दिन जो आइसोलेशन में गुजारे वो इस पे जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो भी पढ़ी हैं कि ये कैसे असरअंदाज करता है इंसानी सेहत पे, और इसीलिए मैं इसको खामोश कातिल जो है वो करार दे रहा हूँ। और अभी रिसेंटली जो बात हो रही है खामोश कातिल आपने कहा, तो हम देख रहे हैं कि हर रोज अब तादाद जाम बहक होने वालों की भी बढ़ती चली जा रही है। और हम बहुत ईजी हैं, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स नहीं थे, बिल्कुल सेहतमंद वो आए और फिर उनको आपने वेंटिलेटर पर भी देखा। तो ये वो चीजें हैं कि हम जब केयर नहीं करते हैं तो ये चीजें हमारे सर पर मुसल्लत हो जाती हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ 12 अफराद कल जाम बहक हुए हैं। और अब जो SOPs बनाए जा रहे हैं, मैं बार बार ये कह रही थी कि ऑब्वियसली ये चीजें साथ जुड़ी हैं, आप उस तरह से मार्केट्स नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों को पाबंद बनाना है। तो उसके लिए जो जुर्माने रखे गए हैं, मेरे ख्याल से ये जबरदस्त इकदाम उठाया गया। बहुत जरूरी है जी। देखें, हमारे लोगों की जैसे आदत है वो ऐसी ही है कि जब तक फोर्सफुली इन्हें नहीं इस चीज़ पर लाया जाएगा, ये लोग नहीं उस तरह आराम से बैठेंगे। चाहे लॉकडाउन की सूरत हाल हो या कोई पाबंदी का इतलाक जो है वो करवा रहा हो। आप हेलमेट की मिसाल सामने रख लें कि जब तक पब्लिक से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो बाइक पे जब निकलेंगे तो हेलमेट पहनेंगे, लेकिन आपके सामने भी लोग जो है वो नहीं पहनते थे। फिर जुर्मानों का अमल जब शुरू हुआ तो फिर इन्होंने अब हर बाइक वाला जो है वो आपको हेलमेट पहनते हुए नजर आता है। लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए तमाम तरह इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और ये कोरोना वबा, मैं यहाँ पर यकीन जाने सोशल मीडिया पे भी ये बात जो है वो बड़ी आजकल मशहूर हुई पड़ी है कि गवर्नमेंट अब जो है वो ये कह रही है, मैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोट करके कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं भाई जागते रहना, हम पे ना रहना, कि जब तक आप खुद एहतियात नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस अल्लाह ताला की मदद जो है वो आपके साथ ना हो, कोरोना से बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इसको शिकस्त दे सकते हैं, अपने प्यारों की जिंदगियां बचा सकते हैं, अपने अहले खाना को इस वबा से बचा सकते हैं अगर आप खुद को महदूद कर लेंगे। या जो SOPs बताए गए, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अब आप घर में बैठ जाएं, बाहर काम काज पे ना निकलें, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो खाएंगे कहां से। आप बाहर ऑब्वियसली आपका निजाम जिंदगी मफलूज नहीं हो सकता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप बाहर निकले तो जितनी एहतियात आप कर सकते हैं आप अपनी करें, क्योंकि आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली रिस्क पर है। और एहतियात इतनी मुश्किल नहीं है, आपने मास्क यूज करना है, आपने सैनिटाइजर यूज करना है, आपने समाजी फासला रखना है। और हमने कई शॉप्स ऐसी भी देखी हैं, कई स्टोर ऐसे देखे हैं जहां पर इन चीजों को अपनाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी दुकानें हमने देखी हैं जहां पर बिल्कुल इन चीजों को जो है वो अप्लाई किया नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। और कल के इजलास में भी इसी चीज पर डिस्कशन की गई है कि इस चीज की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। और अगर सिर्फ मैं कल के दिन की बात करूं तो 724 केस शहर लाहौर में कोरोना के सामने आए हैं। और कुछ फैसले जो अब इससे मशरूत है उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। शहर के तमाम पार्क्स खोलने का फैसला किया गया है, झूले और खेल के मैदान बंद रहेंगे। कैसे देखते हैं इमरान आप इस फैसले को? देखिए, ये चीज़ तो ठीक है कि इस वबा में कोरोना को शिकस्त देने के लिए वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वॉक करनी पड़ेगी, जब चूँकि आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन जब वबा इतनी ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 24 घंटे में सिर्फ लाहौर जैसे शहर में 724 केसेस का सामने आना बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस सूरत हाल को देखते हुए आप पार्क्स को जो है वो खोल रहे हैं। ठीक है, आपने झूले जो है वो नहीं खोले और आपने कहा कि हम झूलों को नहीं खोलेंगे, रिस्पांसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है ना। आपके एंट्रेंस पे आपने पार्क्स में जगह जगह कुछ कैमरों से मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हो कि जहां कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है कि SOP पर अमल दरामद नहीं हो रहा। देखें, SOP में ज्यादा लोग इकट्ठे हैं। SOPs आपने ये तो बना दिए कि जी जब आप एंटर होंगे किसी भी पार्क में तो आपने मास्क पहना होगा, ग्लव्स जो है वो पहने होंगे और समाजी फासला जो है वो आप मेंटेन करें, ये लोगों को कहा जा सकता है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बूढ़े जो हैं वो पार्क में ना आए, बच्चे जो हैं वो पार्क में ना आए। अब आप ये देखें
कि कई माह से जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, क्या वो अपने बच्चों को लेकर इन पार्क का रुख मैं नहीं आपको करेंगे? एक लाजमी चीज करेंगे। बताऊं, संडे को जब कभी भी मेरा जेल रोड से गुजर होता है तो वहां पर बाहर आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पे किस तरह से रश होता है। इस चीज को कैसे खत्म कराया जाएगा, ये चीजें यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों का आपने जिक्र किया तो सबसे ज्यादा राशि बच्चों का देखने में आता है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे? गवर्नमेंट का ये जो फैसला है, मैं जो है वो इसकी नफी करूंगा कि इस फैसले से मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको मजीद बढ़ावा दे रही है। अगर आपने 2-3 माह से लोगों को आइसोलेट कर रखा हुआ है, घरों तक महदूद कर रखा है और सख्ती से उनको रोक रहे हैं कि वो बाहर ना निकलें, अब एकदम से आपने पार्क जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया है। एक हिसाब से तो ये ठीक है कि लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, थोड़ा मेंटली कोरोना की उस टेंशन से, उस परेशानी से, उस खौफ से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि वो बच्चों को भी बाहर लेकर निकलेगी, खवातीन को भी बाहर लेकर निकलेगी, बूढ़े भी बाहर निकलेंगे। हुकूमत के पास भी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है कि प्रॉपर एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए। हर पार्क में कैसे आप अमल दरामद करवाएंगे? ऐसे ही है, लोगों को फाइन किए जाए, ये पॉसिबल नहीं है। खैर, मुझे एक चीज अच्छी नजर आ रही है कि इतनी देर बाद जिले इंतजामिया कुछ मुतहरिक नजर आई है और 63 दुकानों को सील किया गया है। ये हम मेरे ख्याल से बहुत देर कर दी गई है। जब से आपने दुकानें खोली वहां पर आपने हमने बहुत सारी मार्केटों से अपने रिपोर्टर्स के बीपर की हैं, किसी एक दुकान पर एसओपी पर अमल नहीं किया जा रहा था और अब मेरे ख्याल से जिले इंतजामिया जाग गई है, 63 दुकानों पर ऑपरेशन किया गया। क्या कहेंगे? देखें, कुछ वबाएं ऐसी होती है जिनसे रिलेटेड आपको सख्त फैसले जो हैं वो करना होते हैं और कोरोना वबा जो है ये पाकिस्तान पर इससे ज़्यादा ख़तरनाक वबा अभी तक नहीं आई कि एक दिन में 724 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिर्फ कल की चीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही है। आज आपने पार्क खोल दिए हैं तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अभी सैटरडे का वीकेंड है, सैटरडे का भी रश जो है वो भी देखने में सामने आएगा, फिर संडे है, संडे में भी रश जो है वो देखने में सामने आएगा। अब ये मंडे को पता चलेगा कि आया कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया था कि पार्क खोल दिए जाए, इसका नतीजा क्या निकलता है। अगर इन पेशेंट्स की तादाद बढ़ी, डबल हो गई, तो फिर गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ये फैसला जो है ये वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है वो जिस तरह आपने भी स्टार्ट में बताया कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो कोरोना को मान ही नहीं रहे। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें उन माओं से मिलना चाहिए जिन्होंने अपने जवान बेटे जो हैं वो गंवा दिए हैं, जवान बेटियां जो हैं वो गंवा दी हैं। और ये डॉक्टर हजरात जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार जो सिकंदर साहब थे, इनसे हमारी अच्छी सलाम दुआ थी, अच्छी मेल मुलाकात थी। जब भी जाते थे बड़ा अच्छा वेलकम जो है वो देते थे और बड़े शफीक इंसान थे और इन्हें भी कोई सिम्टम्स उस किस्म के नहीं, क्योंकि ये कोई 25-26 दिन पुरानी बात है कि इनसे मुलाकात जो है वो हुई। दाता दरबार का मैंने विज़िट किया रिपोर्टिंग के चक्कर में, तो तब इनसे मुलाकात हुई और बिल्कुल हेल्दी थे। और फिर जब मेरा पॉजिटिव आया रिज़ल्ट तो तब इन्होंने कॉल करके कहा कि एहतियात कीजिएगा, ये कीजिएगा, मतलब वो बिल्कुल ठीक थे। और अब एकदम से खबर मिली है कि वो बेचारे जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो लोगों को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए, इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि अभी भी खतरा कम नहीं हुआ, खतरा बढ़ रहा, बढ़ना शुरू हुआ है। खुद जब गवर्नमेंट और महकमा हेल्थ खुद कह रहे हैं कि केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जब तक लोग इस चीज का साथ नहीं देंगे, इस चीज में साथ नहीं देंगे, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और आप लिटरली ये हमें कुछ अरसा, मैं अल्लाह ताला करे कि ये जल्द ये वबा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है हमें एक अरसे तक इसको साथ लेके जो है वो चलना पड़ेगा। खुदा न खासा मुझे लग रहा है कि ये इस साल तो ये खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल, और हम जिस तरह से मुश्किल वक्त में जा रहे हैं, आप घरों तक भी महदूद होकर नहीं रह सकते। ताजिरों के मुतालबात भी अपनी जगह हैं, हुकूमत भी ताजिरों का सोच रही है, लोगों का सोच रही है कि इतने सारे लोग फाको। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और जिस तरह से कल भी मैंने जिक्र किया कि इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद सीएम साहब की तरफ से हमेशा एक स्टेटमेंट आ जाती है जिससे वो पुरअज़्म दिखाई देते हैं और लोगों को हौसला रखने का कहते हैं। आज जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टार हरावल दस्ता हैं और हाफिज मकसूद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इमरान, क्या कहेंगे आप? हम अभी तक डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुन रहे हैं, वो जूं के तू हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहले दिन से डॉक्टर्स बात करें, हम एसओपीज की मार्केट्स में बात करते हैं, एसओपीज को तो फॉलो नहीं किया जा रहा अस्पतालों में, और फिर मेयो हॉस्पिटल जहां पर पहले दिन से सबसे ज्यादा केसेस हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि एसओपीज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखें जी, डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो पहले दिन से डॉक्टर्स जो हैं वो इसका शिकार भी हो रहे हैं और उनकी डेथ्स जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रही हैं। ताफ्तान से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। पुलिस वाले जो हैं वो भी जहाँ भाग हो रहे हैं, आर्मी के जवान वो है वो भी हो रहे हैं और इसी तरह पे डॉक्टर्स जो हैं वो भी हो रहे हैं। और जब थोड़ा सा लेट हो गई है गवर्नमेंट,
क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो एक अरसे से डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है वो किट्स जो हैं वो फराहम की जाएँ, हमें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ये एक अरसे से बहस जो है वो चलती रही है, तो फिर ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। लेकिन अब नो डाउट के है तो ये अफसोसनाक बात के मसीहा जो है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, इससे हमारी प्लानिंग अब बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। प्लानिंग तो छोड़ दें आप, प्लान आप कम से कम डॉक्टर्स के लिए कुछ प्लान कर लें। ना मौजूदा हुकूमत और प्लानिंग ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। आप माफी दे दें, मुझे ये बताएं कि डेली बेसिस पे आप भी सैकड़ों खबरें जो है वो पढ़ती हैं, मुझे कोई एक भी खबर ऐसी बता दें जिसमें गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ चलती है। ये हमेशा जब सर से पानी गुजर जाता है फिर ये भागम दौड़ में लगते हैं और फिर दूसरे ममालिक की तकलीद में ये चलना शुरू हो जाते हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है तो हम भी ये करते हैं, वहाँ पर ऐसे हो रहा है तो हम भी ये करते हैं। इनका अपना विजन जो है वो अभी तक किसी भी मामले में, किसी भी शोबे में जब हम देख रहे हैं कि कोई नई आफत सर पे पड़ रही है, कोरोना से रिलेटेड भी कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, मुश्किल से मुश्किल आती जा रही है, तो उस पर प्लानिंग की जा रही है। और मुझे संजीदगी का आलम समझ नहीं आ रहा। सीएम साहब हैं तो वो ऑपोजिशन की बातें करते नजर आ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब की हर रोज एक स्टेटमेंट ऑपोजिशन को लेकर सामने आ जाती है। आप अपना काम कर लें, आप ये देख लें कि आप इस मुश्किल से किस तरह से निपट रहे हैं। ऑपोजिशन उस तरह से तनकीद करती नहीं आ रही, पता नहीं इनके सर पे ऑपोजिशन क्यों सवार हुई है। अब ये कह रहे हैं गैर जानिबदाराना एहतसाब का अमल जारी रखेंगे, वजीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है। अभी जो अवाम मुश्किल में है उसके लिए ये आप कुछ कर लें। बिल्कुल ऐसे है। देखें, पहले तो हम अगर बात आए ना कि प्लानिंग की तरफ, और अगर कोई ये सवाल अगर ऑन कैमरा हुकूमत हमसे ये पूछे कि जी किस किस्म की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो भाईजान प्लानिंग ये होती है कि जब ये वबा फूटी थी चाइना में तो तब ही आपको कुछ ना कुछ इंतजाम जो है वो कर लेने चाहिए थे कि आपकी चाइना के साथ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, चाइना के लोग यहाँ आते हैं, आप वहाँ जाते हैं, ट्रेड बहुत ज्यादा होती है, तो आपको तब ही होश के नाखून जो है वो लेना चाहिए थे। आप तब आराम से बैठे रहे हैं कि ठीक है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही वो शायद वो मुल्क था जिसमें सबसे आखिर पे तमाम तर इक़दाम जो है वो कोरोना के खिलाफ जो है वो किए गए। बहरहाल अगर बात करें फयाजुल हसन चौहान साहब की, तो इन्हें माशाल्लाह पहले भी इसीलिए ओहदा दिया गया था कि ये बस बोलते बहुत अच्छा है। कैसा बोलते हैं वो मीडिया पे भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि माशाल्लाह कितनी शाइस्ता गुफ्तगू जो है ये करते हैं। तो इस मरतबा भी इन्हें जो दोबारा ये बेसिकली ये पोस्ट ही ऐसी है जहाँ पर ऐसे शाइस्ता अल्फाज बोलने वाले अशखास जो हैं उन्हीं को ये सीट जो है वो दी जाती है, और इसीलिए दी जाती है। और बात ये रही कि इनका काम अब यही है ना कि अपोजिशन के ऊपर इन्होंने अब ये बात करते हैं कि सबका एहतसाब जो है वो होना चाहिए। मुझे ये बताएं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आहद चीमा जो है वो इनके पास अभी तक इनके कैद में है। अभी तक क्या किया है इन्होंने, हालांकि वो बहुत कॉम्पिटेंट इनके पास ऑफिसर था। बिल्कुल, आप मेट्रो देख लें, आप ऑरेंज ट्रेन देख लें, तमाम तर बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट किए थे। ओ भाई, आप उससे फायदा लेने की बजाय वो उससे अंदर फेंका हुआ है। ये तो एक अलहदा बहस हो जाएगी कि अभी तक उस क्या निकला। पुलिस के दफ्तरी अमले समेत 7 वार्डन्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। इमरान, अब फिर से हमने देखा कि ड्यूटीज लगा दी गई हैं, जिस तरह से अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज भी शेयर की है कि अब फिर एक दफा से तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को शहरियों को रोकना है, उनके चालान करने हैं। अब ट्रैफिक वार्डन्स तो खुद शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि अब उन बेचारों ने अपना फ़र्ज़ तो अदा करना ही करना है। जैसे हमने ये देखा है स्टार्ट में जब ये वबा फैली तो जो नाकों पर पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद होते थे, तो वो बेचारे वो भी इस मर्ज़ का शिकार जो हैं वो रहे हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि डॉक्टर जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार रहे हैं। अब ट्रैफिक वार्डन के हवाले से बात करें, पहले भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो कई ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो बेचारे इस वबा का शिकार हुए हैं। अब क्या है कि अब ऑब्वियसली उन्होंने हर बाइक वाले को रोकना है, उसे कहना है कि आप मास्क जो है वो लाजमी पहने, और अगर आप 2 लोग बैठे हुए हैं तो आपका चालान भी होगा, या समाजी फासला जो है उसको मेंटेन रखें। उन्होंने जो है लोगों में आगाही भी फैलानी है, चाहे वो बेचारे जो है वो खुद उन्होंने मास्क पहन रखे हैं वार्डन ने, लेकिन फिर भी उन्होंने चालान करने हैं, कोई कार्ड जो है वो रिसीव करना है, तो खुदा न खास्ता ये वायरस जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब जो है वो खदशात मज़ीद जो है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि फील्ड में
फील्ड का काम करना बहुत मुश्किल है इस वबा में। अब वार्डन जो है वो बेचारे, उनको देखें तो वो भी फील्ड का काम कर रहे हैं और हम उन्हें सलूट पेश करते हैं, तमाम तर सिक्योरिटी इदारों को, जितने भी, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं या दीगर डॉक्टर्स हैं या तमाम लोग। तो यहाँ पे तो मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा आप खुद भी एहतियात कीजिए। ये लोग जो ड्यूटी पे मौजूद हैं, अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर हम एहतियात करेंगे तो ये लोग भी महफूज रहेंगे और अपनी ड्यूटीज इस तरह से कर सकेंगे। अच्छा, हम बार बार लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लोग जितने भी हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अब ये सरकारी अफसरान हैं, सरकारी दफातर हैं, यहाँ पर भी मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। अब इनके एसओपीज की बात कौन करेगा? आपके जितने लोग आ जा रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से यकीनी बनाना कि उन्होंने मास्क पहना एज सच इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। कुछ अफसरान को वाकई ये लगता है कि कोरोना जो है वो उनके ऑफिस में जो है वो नहीं आएगा या वो लोगों से नहीं मिलेंगे। देखिए, सरकारी दफातर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने जो है वो आना है, शिकायत जो है वो आपके पास लेकर आनी है और किसी न किसी तरीके से ये वायरस जो है ये फैल सकता है। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो पाबंदी लगा रही है कि आप मास्क जो है वो ज़रूर पहने, ग्लव्स जो है और ये इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आपके दफातर में जो लोग आ रहे हैं आप देखें कि प्रॉपर एसओपी को वो फॉलो करें या नहीं, आप उनको आने ना दें, आप पाबंदी लगा दें। ये चीज़ें तो आपके अपने हाथ में है। देखिए ना, जब अगर मैं बात करूं, मैं अपने स्टूडियो में आया हूं तो मुझे भी सैनिटाइजर जो है वो दिया गया है, मास्क जो है वो दिया गया है और कहा यह गया है कि समाजी फासला जो आपने रखना है। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं लोग ये ना समझे कि भाई मास्क की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं, समाजी फासला कर रहे हैं, तो खुद क्या कर रहे हैं? भाई हमारे पास मास्क भी मौजूद है, हमारे पास सैनिटाइजर भी मौजूद है। ये तो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि हमारी बात प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँच जाए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो नो डाउट ये भी है कि कुछ सरकारी अफसरान जो है वो खुद हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के जो एसओपीज़ है कोरोना के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि एक तरफ आप आवाम को जो है वो फोर्सफुली कह रहे हैं कि वो एसओपीज़ को अपनाएं, तो सरकार के जो अपने अफसरान हैं उनको भी इस पर अमल दरामद जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आवाम के ताउन की बार बार बात की जा रही है जो कि नागुज़ीर है, जिसके बगैर हम इस वबा से नहीं निमट सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर समझें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं भी, सिर्फ समझनी नहीं है बल्कि इन पर अमल भी करना है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ मैं जाऊंगी। अगली खबर है कोरोना तशखीस के लिए पीसीआर टेस्ट होगा, एंटीबॉडीज टेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले दिन से कहा जा रहा है कि पीसीआर का ऑल्टरनेट और कुछ नहीं है, लेकिन अब इस पर पाबंदी लगाई गई है। इसकी वजूहात क्या है, इमरान बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल बात यह है कि लोगों के दिमाग में ये तासुर पाया जा रहा है कि अगर हम एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कीमत का फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने किसी प्राइवेट लैब से ये टेस्ट करवाना है कोरोना का तो वो 8,000 रुपये का जो है वो तकरीबन इतने का होता है, और एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो सिर्फ 2,000 में हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लेते हैं। अब एंटीबॉडीज टेस्ट आपको बताता क्या है? वो ये बताता है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन रही हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। आपके अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, या वो लड़ रहा है, या वायरस ऐसा बन रहा है जो आपके बॉडी पे हमला करने वाले वायरस को खत्म कर सकता है। अब लोग ये टेस्ट तो करवा लेते हैं, ये चीज़ सामने आ जाती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो जो अंदर इनके वायरस बन रहा है वो आया कि इनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, कि या वो कोरोना का वायरस है या नहीं लोग ये करके बैठ जाते हैं। तो लोगों को ये चीज़ तो लाजमी समझ लेनी चाहिए, दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कोरोना की तशखीस जो है वो सिर्फ पीसीआर टेस्ट से ही मुमकिन है। एंटीबॉडीज टेस्ट जो है ये सिर्फ वो बंदा करवा सकता है, उसको करवाना चाहिए जो एक बार कोरोना पॉजिटिव हो चुका हो, उसके बाद जाके वो एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो करवाए, जिसके बाद उसे पता चले कि वाकई अब वो सेहतयाब है और उसकी बॉडी जो है वो वाकई इस काबिल है कि वो किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। तो ये लोगों में एक जो मिसकंसेप्शन पाई जा रही है कि हम एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लेते हैं कोरोना का नहीं करवाते, तो ये गलत है, ये गलत है। तो हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के इसको मजीद भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं अगली खबर की तरफ जाऊंगी। बीमारियों में मुब्तला हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर पाबंदी लगा दी गई है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था इमरान। ये तो अगर अब पाबंदी लगाई जा रही है हेल्थ प्रोफेशनल्स की, तो फिर हम ये देखें कि अभी तक जितने हमारे हेल्थ प्रोफेशनल मुतासर हुए हैं ये गलत प्लानिंग की वजह से हुए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जी, और मुझे नहीं पता कि ये इतनी लेट जो है वो क्यों इन्हें ख्याल आया है कि बीमारियों में मुब्तला हेल्थ प्रोफेशन को कोरोना
वार्ड में ड्यूटी मतलब पर पाबंदी पहले लगा आप दी गई बार है, बार कह रहे हैं कि क्योंकि- वो लोग जो कि पहले जी। से किसी बीमारी में मुब्तला है, Yes, उनकी इम्यूनिटी yes, बहुत लो है, weak वो होती है, जल्दी बहुत किसी भी weak वायरस को होती जो है वो बहुत कर weak सकते होती हैं कैच, और अब आके आप पाबंदी लगा रहे हैं। ये पाबंदी तो पहले दिन आपको लगानी चाहिए थी, अब 3 माह बाद आपको ये ख्याल आ रहा है तो बड़ी हैरानगी की बात है, जब इतनी जानें जो हैं वो आप गंवा चुके हैं। हेल्थ प्रोफेशन के हवाले से बात करें कि कई डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो कोरोना का शिकार हो चुका है, और कुछ बेचारे जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, और पता भी नहीं चला कि उन्हें दिनों में वो लोग जो हैं वो जहाँ बाग हो गए हैं। तो आपको ये डिसीजन जो है ये पहले लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने अब भी किया है, खैर किया लेट है लेकिन अच्छा काम है कि अगर अब भी आप पाबंदी लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे फैसले आप फिर एक बार नज़र दौड़ा लें, एक बार फिर सोच लें कि अगर ऐसे कुछ और फैसले अभी आपने करने हैं इन फ्यूचर, वो अभी से कर लें, अभी से कर लें, अभी से ताकि कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैंने पहले भी जो है वो ये बात कही थी कि आपको सख्त फैसले जो हैं वो लेना होंगे, और अगर आप ये कहें कि फुली सपोर्ट आपको हासिल होगी पब्लिक की, तो इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ से कतई नज़र कि अवाम जो है वो आपका साथ देगी या नहीं। अगर आपने अवाम के जानो माल की स्पेशली सेहत की, जान की हिफाजत करनी है तो ऐसे फैसले अभी से कर लें। ये अच्छी बात है कि आपने ये कहा है कि जी जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं उनको उन वार्ड में जो है वो ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये तो पहले दिन से आपको पता है कि जो मल्टीपल डिजीजेज में ऑलरेडी शिकार हैं लोग, उन पर ये वायरस ज्यादा उनके लिए ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर थी और इस पर हम अब आकर डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा क्या निकल रहा है हम वो भुगत भी रहे हैं कि हमारे हेल्थ प्रोफेशन, हमारे डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली अब हम हर रोज एक चीज ऐड कर रहे हैं कि वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हारते चले जा रहे हैं। तो खुदारा प्लीज अभी भी अपनी प्लानिंग पर नजरसानी कीजिए, जहां कहीं पे भी लग रहा है कि इसको चेंज करने की जरूरत है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनवाया जाए, बल्कि अगर कहीं पर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उस पर नोटिस भी लेना चाहिए। यहाँ पर मैं मार्केट्स की बात करना चाहूंगी। मार्केट्स जो हैं वो खुल गई हैं, और कल हमने देखा कि मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, और उन्होंने कहा है कि उस मार्केट को बंद कर दिया जाएगा जहां पर उन्होंने ये कहा है कि किसी एक दुकान में भी पाबंदी नहीं की जाएगी। तो उनका क्या कहना था गुफ्तगू करते हुए, पहले आपको वो दिखाते हैं। जो है दुकानों की वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। कुछ दुकानदार आधा शटर खोल के या अपनी दुकान को उस फट्टे पर शिफ्ट करके कारोबार करते हैं। 7 बजे का मतलब है बाजार में कोई बंदा किसी किस्म का कारोबार नहीं करेगा जिस दुकान की कैटेगरी उस नोटिफिकेशन के अंदर है कि इसने इस वक्त बंद होना है, वो बंद होगी। देखिए, इसमें गुजारिश है कि ये बात पहले भी जब SOPs अनाउंस किए गए थे, तो जब ताजर तंजीमों के साथ मैं बैठा था तो उनके साथ ये मैंने शर्त रखी थी कि आपने अपनी दुकान के आगे, फुटपाथ पे और सड़क के आगे जो आपने फट्टा लगाया हुआ है या इंक्रोचमेंट किया, आप खुद ब खुद करेंगे। आपको कल से कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस हवाले से भी अभी ताजर तंजीमें क्योंकि मुतलका नुमाइंदा है, उन्होंने हामी भरी है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। जो नहीं कर सके फिर मुतलका इंतज़ामिया खुद ब खुद करेगी। मैंने जैसे आपसे पहले इकबाल की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये वही SOPs है जिनका पहले दिन से जिक्र किया जा रहा था, लेकिन इस पर अमल दरामद हमने नहीं देखा। तो इमरान आप बताएगा, अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, ताजरों की तरफ से है तो ज्यादती ना कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कई हफ्तों से हमारा कारोबार जो है वो तबाह हुआ है और हम घरों में बैठे हुए हैं, जिंदगी मफलूज हुई पड़ी है, और जब गवर्नमेंट ने आपका साथ दिया कि आपको रिलैक्सेशन दे दी है कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए आप अपने कारोबार जारी रख सकते हैं, तो भाई आप फिर आप हामी भी भर लेते हैं, आप उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इन SOPs पर अमल दरामद करेंगे, ना सिर्फ खुद अमल दरामद करेंगे बल्कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं हम उनको भी बावर कराएंगे कि वो इन SOPs पर अमल दरामद करें। उसके बावजूद फिर आप नफी करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपके साथ क्या करेगी? अब आप कल की मिसाल देख रहे हैं, MM आलम रोड शहर की मसरूफ तरीन रोड है, और वहां पर कई कारोबारी मराकज जो हैं वो खुले हुए थे, जिनके खिलाफ जिला इंतजामिया ने एक्शन लिया और उनको सील भी किया है। तो आप ये देख लें, मैं किसी गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, मैं MM आलम रोड गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई ढका छुपा इलाका भी नहीं है जहां पर लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर हुकूमत यही करेगी ना जो आपने अभी मियां असलम इकबाल साहब का जो बयान जो है वो दिखाया है, तो फिर गवर्नमेंट यही करेगी ना, गवर्नमेंट फोर्सफुली बंद कर देगी। फिर आप क्या करेंगे? घरों में महदूद हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात की है कि दुकान बंद कर देते हैं, यहाँ तो आधा शटर खोल लेते हैं कि जी ठीक है, कस्टमर अंदर मौजूद है या नए कस्टमर जो है वो आ रहे हैं, यहाँ दुकानों के बाहर
वही स्टॉल रख के थोड़ा सा कारोबार, जी ठीक है दुकान तो बंद है तो चीजें जो है भाई स्टॉल पे रख के अब बेच ये रहे वो हैं। चीजें हैं जिस तरह हम मास्क की पाबंदी पे फाइन्स रख रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, इस चीज पे भी भारी फाइन और जुर्माने करने चाहिए ताकि जो रिलैक्सेशन आप ताजिरों को दे रहे हैं अगर वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर भारी जुर्माने भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। इसके अलावा अब हमारे पास कोई हल नहीं रह गया। खैर, एक और सिचुएशन हमने डिस्कस करनी है। शहर में पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ये कर रहा है, इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रकात है, ये डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। जिस दिन से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, पेट्रोल नायाब होता जा रहा है। शहरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और खासतौर पर अगर गुज़िश्ता शब की हम बात करें तो रात से लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत जो है वो यहाँ तक पहुंच रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं। हम अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करें तो हम लोग खुद जो है इस चीज को फेस कर रहे हैं कि 2-3 पेट्रोल पंप पर जाने के बाद आपको पेट्रोल मिल रहा है और फिर उसकी मिकदार भी महदूद कर दी गई है। इमरान, क्या वजूहात हैं इसकी? अना देखें, ये तो तय है कि लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर में 60 से 70% इलाकों में या पंप से पेट्रोल जो है वो आपको नहीं मिल रहा। और मैं यहाँ ये चीज़ भी लाजमी बताना चाहूँगा कि ये 60 से 70% पेट्रोल पंप्स वो हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के हैं। PSO जो है उससे आपको शहरियों को पेट्रोल जो है वो दस्तयाब हो रहा है। और अगर किसी शहरी को, मोस्टली लोगों को जो है वो नहीं पता, चूँकि कंपनीज जो है वो बहुत लिमिटेड सा पेट्रोल जो है लेकिन वो इसका फराहम फिर कर रही असर हैं। हो रहा है ना कि अगर आपके प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हैं तो वहां पर लोड ज्यादा हो गया है, वहां पर उन्होंने महदूद सेल कर दी है, उससे भी ऑब्वियसली लोग परेशान होंगे। और इसकी वजह जो है बेशर लोग जो है वो पूछते हैं, तो इसकी वजह जो है वो बेसिकली ये है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ तो मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं किया। और उसकी वजह जो है वो भी ये थी कि इन कंपनीज ने ऑलरेडी जो पहले महंगे दामों पेट्रोल जो है वो ज़ख़ीरा कर रखा था। इन्हें ये टेंशन थी कि आखिर हमारा वो स्टॉक जो है वो कैसे जाएगा, इतना महंगा ख़रीद कर इतना सस्ता जो है वो कैसे दिया जाएगा। सो इन प्राइवेट कंपनीज ने वो पेट्रोल ख़रीदा ही नहीं जो कि कम कीमत पर आलमी मंडी में फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन सरकारी तौर पे तो ठीक है, वो पेट्रोल आ भी रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है। लेकिन अब जो है वो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन प्राइवेट कंपनीज ने, हुकूमत का प्रेशर भी है, आवाम का, पब्लिक का भी प्रेशर है और मुख्तलिफ सरकारी इदारों का भी प्रेशर है कि इन प्राइवेट कंपनीज ने अब उस पेट्रोल को जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया है, कि इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत लिमिटेड मिकदार में ये पेट्रोल जो है वो अब इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्होंने वाफर स्टॉक जो है वो इकट्ठा कर रखा था, ये उसको सस्ते दामों कैसे दे सकते हैं जो कि इन्होंने महंगे दामों जो है वो परचेज किया था। लेकिन सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। शहरियों को इस तकलीफ का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें कि गवर्नमेंट की सारी तवज्जो जो है वो इस तरह अभी जो है वो अटेंशन गवर्नमेंट की कोरोना की तरफ है, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो बाकी इशू को उस तरह गवर्नमेंट जो है वो सीरियसनेस शो नहीं कर रही या वैसे टैकल नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन कंपनीज को 4-5 रोज से हम यही सूरत हाल देख रहे हैं ना, उससे फिर सिचुएशन संभलने के बजाय मजीद आपका वो डेडलॉक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बिगाड़ पैदा हो रहा है। यही तो गवर्नमेंट ने देखा कि PSO पंप से पेट्रोल जो है वो मिल रहा है, लोगों की तवील कतारें जो है वो वहाँ पर लगी हुई हैं। यही वजह थी कि प्राइवेट कंपनीज को जो है ये सख्ती से ये कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट करें और अपने ज़खायर जो है उनका मुंह खोलें पब्लिक के लिए। तो अब जो है वो इंपोर्ट जो है वो ज़राए के मुताबिक वो शुरू हुई है, लेकिन बहुत खाने पर शुरू हुई है। इसलिए मैंने कहा कि सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। यानी शहरी इंतजार करें और अभी सूरत हाल प्राइवेट कंपनीज में माफिया भी तो मौजूद होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जहां जहां ये माफिया इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर फिर हालात बेहतर करने में ऑब्वियसली टाइम दरकार होता है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। कोरोना साफ पानी के मंसूबे को भी निगल गया। नए माली साल में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए खतीर फंड मख्तस नहीं हो सकेंगे। ये एक बड़ा मसला है शहर लाहौर का, साफ पानी, और अब इसके लिए भी फंड मुख्तस नहीं हो सकेंगे और ये भी फंड कोरोना की नजर हो गए हैं। क्या कहेंगे इमरान? देखें, हुकूमत के हवाले से मैं बात करूं, सिर्फ PTI की हुकूमत की बात ना करूं, मैं किसी भी हुकूमत की बात करूं जो कि पंजाब पर विराजमान रही है, तरजीहात में यहाँ शामिल पर नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल यही आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पर एक खंबा भी लगाना हो ना गवर्नमेंट ने, तो वो क्या करती है, बजट कहां से निकाले, वो कहते हैं जी साफ पानी के मंसूबों से पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। क्या है ये, गवर्नमेंट तो आदी है, इन्हें तो वो पंजाबी की मिसाल है ना कि लक्कड़ हजम लोहा हजम। तो वही ये सोचते हैं कि ठीक है जी
आवाम को साफ़ पानी और सैनिटेशन के मसाइल जो हैं वो ऑब्वियसली दरपेश हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ का इदराक जो है वो उस तरह किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं किया गया। इस गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो इन्होंने साफ़ पानी के लिए आते ही कोशिशें तो बहुत की, चूँकि हेल्थ, तालीम और हेल्थ में स्पेशली साफ पानी के मंसूबे जो है वो इस गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल था जब ये इक्तदार में नहीं आए थे। और जब ये इक्तदार में आए इन्होंने आगे वो साफ पानी कंपनी भी बनाई है और सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक वो सारी चीज़ें जो है वो अभी रुक गई हैं। तो अब फंड जो है वहां से निकाल के कोरोना की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, हम इस चीज को थोड़ा नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब मैं इस चीज को हर रोज एक खबर ऐसी हम देख रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे, फिर इसके साथ साथ दीगर शहर में जो जारी मंसूबे हैं उनके फंड्स रोक दिए गए हैं, कोरोना पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो हमें कोरोना की सूरत हाल क्यों बेहतर नजर नहीं आ रही है? वहां पर अब आपके डॉक्टर्स के पहले दिन से जो मुतालिबात है वही है, अस्पतालों में जो शिकायत आ रही थी वही है, वहां पर भी हालात हमें कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। अब आप ये सोचें कि आप कह रही हैं कि वाकई अभी हालात जो हैं बेहतर नहीं नजर आ रहे। अब आप ये सोचें अगर ये फंड्स वहां मुंतकिल ना हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर इससे ज्यादा वर्ष होगी। ये अगले माली साल के लिए इन्होंने कट लगाने जो है वो जा रहे हैं और साफ पानी और सैनिटेशन के जो मंसूबे हैं उनका बजट जो है वो कोरोना में कन्वर्ट जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जानती है कि 2020 में तो कोरोना से जान छूटने वाली नहीं है। 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे वबा से जो है वो जान छूट जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो भी यही चीज़ सोच रही है कि किसी तरीके से इस कोरोना से जान जो है वो छूट जाए और हम पे ये चीज़ जो है वो ना आए और जल्द अज जल्द तमाम लोगों को मिलकर जो है वो चलना है और इस वबा का ख़ात्मा जो है वो करना है। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने जो साफ़ पानी की फराहमी और सैनिटेशन के जो दीगर मंसूबे हैं उनके फ़ंड जो हैं वो इधर मुंतकिल किए हैं। और ठीक है, आपने कर लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि फिर आप कोरोना कंट्रोल होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप कर रहे हैं, सिर्फ आप आवाम तक महदूद ना रहें, आवाम को सिर्फ ये ना बताएं, आप बाकी चीज़ों को जो है वो भी मंजर यहाँ पर आनी चाहिए। जिस तरह हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के मुतालबात जो हैं वो आए रोज़, पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात आए रोज़ जो हैं वो सामने आते रहते हैं। कम अज़ कम ये लोग जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं कोरोना से, कम से कम इनको तमाम तर सहूलियात जो हैं वो बर वक्त फराहम होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर है स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के मैनुअल तबादले तैनातियां रोक दी हैं। असातिज़ा के तबादले और तैनातियां सिर्फ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत की जाएंगी। पेज नंबर 2 पे ये जुनैद रियाज की खबर है और मेरे ख्याल से ये चीजें अब हमें इस तरफ आना पड़ेगा। तबादले तैनातियां ऑब्वियसली आपके स्कूल कॉलेजेस वैसे ही बंद पड़े हैं, तो एज सच उनकी इस तरह से ज़रूरत भी नहीं थी फ्रीक्वेंटली। देखें जी, अगर ये तबादले और तैनातियाँ जो हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी, किसी कॉलेज की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी, फिर तो समझ आता है, फिर तो हम कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है कि एक स्कूल जो है नो डाउट उसकी जो काबिलियत के हवाले से या स्टडी के हवाले से वो बहुत बेहतर जो है वो जा रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपने अगर उस पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन जब एक चीज़ नज़र आ रही है कि बेहतरी हो ही नहीं रही सरकारी स्कूलों में, तो फिर इन तबादलों का भी कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, वो चीज़ें समझ से बाहर है। तो आप या तो फिर तमाम तर ठीक है, पहले हम ये चीज़ दिखाते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात जो हैं वो नहीं हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जी हमने फ़ंड मुख्तस कर दिए हैं, बहुत जल्द जो है वो इन स्कूलों में तमाम तर सहूलियात जो है फराहम कर दी जाएंगी, तो फिर आप असातिज़ा भी उस लेवल के देना, फिर असातिज़ा को भी तमाम तर जो रिलैक्सेशन है वो होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे माइंड के साथ तलबा को जो है वो तदरीसी अमल जो है वो जारी रख सकें। तो अगर आप किसी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए तबादले कर रहे हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर तबादलों के बावजूद स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो रही, हालत ज़ार बेहतर नहीं हो रही, तो फिर हम आपकी सोच को सलाम फायदा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है पेज नंबर 5 पे ये खबर है महकमा एक्साइज की, अली साही साहब की ये खबर है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम जो है वो बेसूद है। लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन सिस्टम आप मुतारिफ करा रहे हैं। हर जानिब हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जाया जा रहा है। लोगों की शिकायत हो, एप्लीकेशन हो, किसी भी किस्म की आपको सहूलत चाहिए, लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम का फायदा हमें कहीं पर भी उस तरह से नजर नहीं आ रहा। इमरान, क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात करें तो इनका ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसके समरात जो हैं वो आज तक अवाम पर पहुंच पाए? टोकन टैक्स जो है उससे लेकर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स कुछ भी देख लें, कह रहे हैं कि एक्साइज अपनी रिवायत बरकरार रखेगा। इसको बेहतरी की ज़रूरत है। इसका स्क्रू जो है वो थोड़ा बेहतर करें, ज़रा टाइट करें। और ये देखें, हम तो ये चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन
हुकूमत जो है वो उन मसाइल की तरफ नहीं आ रही। डिपार्टमेंट को जो है वो मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। नए से नए मंसूबे तो आप मुतारिफ करवा रहे हैं, लेकिन जो आपके पहले मंसूबे चल रहे थे, पाइपलाइनों में थे, जो आपने रोक दिए या किसी ना किसी वजह के तहत वो रुक गए, उनको तो कंप्लीट कर लें, या कम से कम वजूहात ही बता दें कि क्यों ये मंसूबे जो हैं वो पेंड है। अब आप नए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर पहले बाकी चीजों को तो आप देख लेना। के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन सिस्टम का कोई फायदा नहीं होता, लोगों की मुश्किलात वहां की वहां रह जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमने जो अपनी न्यूज़ डिस्कस की हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो हम उससे इस हद तक जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता चल सके। हमने बात की कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने बात की कि हमारे डॉक्टर्स मुतासर होते चले जा रहे हैं, हमने बात की कि PCR टेस्ट की अहमियत क्या है, अगर एंटीबॉडीज़ टेस्ट को बंद किया जा रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, अवेयर करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। इन केस सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स जो हम डे फर्स्ट से सुन रहे थे, अब उसमें मजीद नई चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि अब डायरिया कहा जा रहा है। अब जैसा कि जावेद अकरम साहब ने हमें ये कहा कि अगर सूंघने की सलाहियत आपको महसूस नहीं हो रही है तब भी आप अपना कोरोना टेस्ट कराएं। मतलब अब हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात आपने बरतनी है जिस सिचुएशन पे आके आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना है, वो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पिल्मोलॉजिस्ट PKLI डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिम्टम्स जो हमने देखे हैं वो अब नए नए सामने आना शुरू हो गए हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है उन चीज़ों का जिनका पहले दिन से हमने जिक्र नहीं सुना। अब डायरिया भी इन्वॉल्व हो गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अगर आपको टाइफाइड बुखार है या बुखार उतर ही नहीं रहा है तब भी आप अपना कोरोना टेस्ट कराएं। ये चीज़ें अब ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो बताइएगा ये जो अलामात हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिस पर आपको अपना कोरोना टेस्ट अब लाजमी तौर पर करवाना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पैंडेमिक है जो कोरोना की, ये पिछले 5 महीने से दुनिया में इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर आप शुरू की जो रिपोर्ट्स जो चाइनीज़ ने पब्लिश की थी जनवरी में और फरवरी में, उनमें इन सब चीज़ों का जिक्र है। ठीक है। मगर चूँकि ज़्यादा फोकस था वो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस था। उसकी एक वजह ये भी थी कि उसके ज़रिए से ये वायरस फैलता था। सही। तो लोगों ने ये कहा कि जी चूँकि ये वायरस होता है ये हमारे नाक और गले और फेफड़ों पे असर करता है, तो उसकी अलामत के बारे में ही जिक्र किया जाता। डायरिया होता था मगर बड़े स्मॉल परसेंटेज लोगों में। इसी तरह जो सेंस ऑफ स्मेल है जिसका आपने जिक्र किया कोई सूंघने की, वो भी पहले से मौजूद था मगर अब ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इसके बारे में। तो जब भी कोई भी पैंडेमिक हो किसी किस्म की भी, उसमें अगर इंसान किसी और अलामत की वजह से भी आए तो अक्सर ये किया जाता है कि उसका वो टेस्ट करवा लिया जाता है। तो मेक श्योर जो जी वक्त गुजरेगा हमारे यहाँ लोग इन्फेक्ट होंगे, ये एक नेचुरल कोर्स है, ये बढ़ते जाएंगे। कुछ वो लोग होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, आप टेस्ट करवाएंगे वो पॉजिटिव निकलेगा। कुछ होंगे जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे, वो इग्नोर करेंगे, गला ख़राब हुआ, थोड़ी सी खांसी हुई, ठीक हो गए। बिल्कुल। इसी तरह कुछ लोगों को डायरिया वगैरह होगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जब आप कह रहे हैं टाइफाइड की बात करते हैं कि बेशक टाइफाइड की जो जब वबा शुरू होती है उसके अंदर लोग आएंगे तो उसका कोविड टेस्ट भी किया जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही। अब जो मुश्किल मरहला होता है वो ये होता है कि ये कोविड की वजह से है या टाइफाइड की वजह से, ये डॉक्टर को दिखाना। तो अज्यूम यही किया जाएगा कि जो पेशेंट भी आएगा किसी भी अलामत की वजह से, अगर कोविड पॉजिटिव है तो ये कोविड की वजह से है। तो इसलिए ये जो आपने अलामात की बात की ये पहले से भी मौजूद थी और उसमें इतना एम्फेसिस नहीं किया जा रहा था। अब उस पर ज़्यादा एम्फेसिस, बल्कि उन्होंने स्टूल से भी कल्चर किया है ये PCR से कि उसके अंदर भी था। तो ये तो, और ये जो जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं जिस पे जाके ये टारगेट करता है ये वायरस, वो हमारे गट में भी मौजूद है, इंटेस्टाइन में भी मौजूद है, वो किडनीज में मौजूद है, वो लंग्स में भी मौजूद है, वो हार्ट में भी मौजूद है। तो ये हर जगह पे है।
तो सारी अलामात। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारी वजूहात डिस्कस करते रहते हैं कोरोना के फैलने की, लोगों का रवैया, हुकूमती प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं कि इस वजह से कोरोना वायरस फैले। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक ये वायरस जो हम देख रहे हैं 2-3 लोगों से स्टार्ट हुआ, आपको हर रोज 4 तादाद नजर आ रही है, 5 तादाद नजर आ रही है, 50, 100 और अब हम एक दिन में 700, 800 केसेस देख रहे हैं। ये जो इतना ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया वायरस, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, ये तो हमारी बड़ी क्लियर है हमारे पास इसकी। पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को हुआ। पहले आपके 1000 केस बनते थे, आपको 2 महीने लगे। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपके जो टोटल केसेस थे वो बहुत ही कम थे। टोटल डेथ्स वो 400 से भी कम थी। और उसके बाद हमारे क्लियर है कि जब लॉकडाउन हुआ, जब स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और जब ये लॉकडाउन रिलैक्स किया जाए, तो उसमें क्या हुआ? अभी आप देख रहे हैं कि आप हम 4000 से भी क्रॉस कर गए हैं। पूरे मई के महीने में लॉकडाउन रिलैक्स होने तक आपके केसेस बहुत ही कम थे, 1000 से भी कम चले जा रहे थे, 1400, 1500। इसी तरह जो आपकी डेथ रेट्स हैं वो अचानक अब डबल हो गई। पंजाब 40 के करीब थी और अब जब से ये रिलैक्स हुआ और सिर्फ अगर हम कल के दिन पर नजर डालें तो 12 अफराद जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जी सही क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह आप बात करें कि डेथ रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, 12 अफराद एक दिन में, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है। जी बिल्कुल, इसमें वही जो हमारे सबको मालूम है, मगर एक हम जो कहते हैं डिनाइल फेज में हैं कि हम मुकम्मल इसको मानना नहीं चाहते। बहुत सी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि शायद ये कोरोना नाम की कोई चीज़ ही कोई नहीं है, ये डॉक्टर ज़बरदस्ती इसको डायग्नोज कर देते हैं। बल्कि यहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिसइंफॉर्मेशन चली जाती है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहना पड़ा। ये एक हकीकत है और जो जब से ये रिलैक्स हुए हैं लोगों ने कोई जिम्मेदारी नहीं की और उसकी वजह से बहुत से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब डॉक्टर्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे बहुत प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे मौजूद लोग, फ्रंट लाइन वर्कर्स मशहूर है। बल्कि हम जब भी जाते हैं, आप उन बच्चों को देखें जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं होती, वो स्ट्रेस में होते हैं, वो फैमिली के लोग हैं, घरों में जाते हैं, तो उनका काम बहुत बढ़ गया है। और इसी तरह जो लोग आम जो क्लिनिक्स में जाते हैं किसी और बीमारी की वजह से भी, तो वो कई दफ़ा कैरियर हो सकते हैं। उनसे यही कहा जाता है कि अगर आपको खांसी है, बुखार है या कोरोना के पेशेंट हो, आप ब्लड प्रेशर के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए किसी और काम के लिए आप ना जाएं, तो कम से कम एहतियात करते हैं कि आप वो मास्क पहन लें, क्योंकि आपकी वजह से कोई डॉक्टर कोई और अब तो एक डेवलपमेंट हमने ये भी देखी है कि अब मास्क की पाबंदी को इस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है कि फाइन किए जाएंगे अगर मोटरसाइकिल सवारों ने, इवन कार पे भी लोगों ने मास्क नहीं पहना तो इस पे फाइन किए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया। डॉक्टर साहब, एज हम डिस्कस बार बार करते थे कि 50+ लोग जो हैं, बूढ़े बड़े जो हैं, वो इससे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। हमने तो यहाँ पर देखा बहुत सारे नौजवान भी इससे मुतासर हुए, बच्चे भी इससे मुतासर हुए और अब जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद जो लोगों के मुतासर होने की सामने आ रही है वो यंग हमारे जो हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये एज वाली जो एक मिसकंसेप्शन है इसको कैसे आप क्लियर करना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में मैं थोड़ा मिसकंसेप्शन, आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो इफ़ेक्ट की बात नहीं हो रही थी, कौन लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो बात आप दुनिया भर के आप देखें किन लोगों में मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, किन लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है। बच्चे भी हो रहे हैं लेकिन उनकी डिजीज़ माइल्ड होती है। इसी तरह जो नौजवान हैं उनमें रेजिस्टेंट पावर, उनकी डिजीज़ माइल्ड होती है। जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे 80 साल के बाद आपके मरने के चांसेस जो डेथ मॉर्टेलिटी वो बहुत बढ़ जाती है, 15% से लेकर 20%। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वही जो अगर 50 साल की उम्र में से कम आए तो वो बहुत 4-5% के करीब रह जाती है। अगर बच्चों में आए तो वो उससे भी 0.3-0.4% के। ये नहीं इनको इन्फेक्ट होंगे मगर उनकी डिजीज़ इतनी सीवियर नहीं होगी, इसमें ये फ़र्क है। सही। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने आज एक खबर आपके साथ डिस्कस की थी, वो ये थी कि अब एंटीबॉडीज टेस्ट जो है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। PCR टेस्ट ही वाहिद इसकी तशखीस का एक तरीक़ेकार है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आप सिर्फ एंटीबॉडीज टेस्ट कराकर कोरोना टेस्ट ना कराएं, PCR टेस्ट ना कराएं तो आप तसल्ली बख्श आपको नताइज मिल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि PCR टेस्ट महंगा है, एंटीबॉडीज पर ही इक्तफा कर रहे हैं। तो इन दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत क्या है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब से आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जावेद हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रही थी एंटीबॉडीज टेस्ट क्या है और इसके साथ साथ हम पीसीआर करा रहे हैं कोरोना की तशखीस के लिए। इन दोनों को बयान कीजिएगा, डिफरेंस इन दोनों में क्या है और क्या ऑल्टरनेट पीसीआर का कोई मौजूद है, क्योंकि हम एंटीबॉडीज टेस्ट को पीसीआर के ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करते लोगों को देख रहे हैं। जी, इसमें समझने की बहुत ज़रूरी बात है कि पीसीआर चीज़ क्या है। पीसीआर जो पॉलीमरेज रिएक्शन, ये वायरस को डिटेक्ट करता है आपके। जो एंटीबॉडी टेस्ट है, वो जो एंटीबॉडीज़ वायरस के अगेंस्ट आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती है उसको टेस्ट करती है। तो जब पीसीआर किया जाता है तो शुरू में जब भी बीमारी आती है तो उसमें वायरस आता है, फिर बॉडी उसके खिलाफ मुदाफ़ियत क़ुव्वत मुदाफ़ियत एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसमें वक्त लगता है, फौरी तौर पे नहीं होता। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड है जिसमें एक शख्स दूसरों को वो ट्रांसमिट कर सकता है, वो इनिशियल पीरियड होता है जिसमें वायरस होता है। एंटीबॉडीज़ आपकी बननी शुरू होती है 1 हफ्ते के बाद, 8-10 दिन के बाद, जो एक्यूट फेज़ में बनती है, जिसे IgM कहते हैं। 2 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक जो एक्यूट इलनेस में आती है जिसे IgM कहते हैं, और एक वो है जो क्रॉनिक फेज़ में या रिकवरी फेज़ में होती है जिसे IgG कहते हैं। तो IgM आपके 8-10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद बनना शुरू होती है, और IgG जो है वो 2 हफ्ते के बाद बनना शुरू होता है। ठीक है। तो अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि मुझे ये कोविड है या नहीं है, तो उसके लिए वो PCR ही करवाएगा, यानी उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। उसका अल्टरनेटिव इस कम्प्लीमेंट्री है, कह सकते हैं उसे, अल्टरनेटिव ये एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है। क्यों उसे कम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं? इसलिए कि जो PCR है वो शुरू की बीमारी में ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जो ही वक्त गुजरता जाता है वायरस शेडिंग कम होती जाती है तो उसकी पॉजिटिव सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं वो कम होती जाती है। सही। तो इसके 60% के करीब 70 है। तो आपके 30-40% लोग वो हैं जिनमें वायरस होगा मगर PCR उनमें नेगेटिव हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि 1 हफ्ते के बाद अगर लोग कम्प्लीमेंट्री टेस्ट, तो क्यों किस वजह से इसको डिस्करेज किया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि जो हमारे यहाँ जो किट्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिनकी वजह से ये सब टेस्ट किए जा रहे हैं, वो टेस्ट इतनी रिलायबल नहीं है। वो एक आपको सिर्फ जनरली सी आपको देता है डिटेक्टेड। सही। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग को लेकर एक और चीज़ जो लोगों को क्लियर नहीं हो पा रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं कि एक जगह से वो टेस्ट करा रहे हैं, उनका पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी जगह से टेस्ट करा रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो इबहाम आ रहा है रिजल्ट्स में, इसकी वजह क्या समझते हैं ये आप PCR की बात कर रही हैं या एंटीबॉडीज़ की बात कर रही हैं? PCR की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये इसमें अगेन समझने की बात है। एक तो ये कि PCR को जो पॉजिटिव है ये डिपेंड बहुत से फैक्टर्स पे करता है वायरस के अलावा। सही। एक तो वो टेस्टिंग टेक्निक है, जो शख्स उसको टेस्ट कर रहा है वो सही सैंपल अपनी जगह से ले रहा है कि नहीं। सही। दूसरा, आपने देखा होगा कि कभी कभार ये हम जो शुरू में जो एक पॉलिसी थी कि डिस्चार्ज करने से पहले 2 टेस्ट करवाते थे नेगेटिव की, क्योंकि एक नेगेटिव हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आप अगर एक से नेगेटिव आ गया दूसरे से पॉजिटिव है, इसमें घबराने की ऐसी बात नहीं है। तो जो पॉजिटिव होगा उसी को ही लिया जाएगा कि ये पॉजिटिव है, तो उसको एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस की वजह से उसको लिया जाएगा कि इसको पॉजिटिव ही समझे। सही। डॉक्टर साहब, अब मैं कुछ ये जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं हालात की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो वो हमें बेहतरी की तारीफ जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। उस पर हुकूमती पॉलिसीज़, आपने मार्केटें खोली, आप SOPs की बात कर रहे हैं, आपने पार्क्स खोले, आप SOPs की बात कर रहे हैं, जिस पर अमल करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये फैसले आप क्या समझते हैं इस वक्त में होने चाहिए? हम इसके मुतहम्मिल हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम उस फेज से हम गुजर चुके हैं। जो बहस थी कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, अब उससे अब पिछले 4-5 महीने से ये वायरस हमारे साथ है। अभी हमें वो तरीके अपनाने हैं कि हम इस वायरस के साथ इसको कैसे डील करते हैं। SOP, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहनत से SOPs बनाए गए हैं और कोई भी SOP पे अमल कभी भी नहीं कर पाएगा, ना ही करना चाहेगा। दुनिया भर में एक ही चीज़ होती है कि जो लोगों को किसी भी कानून पे अमल करवाती है वो है उसकी कोई सज़ा, कि अगर किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी सज़ा दी जाए। अगर ये खौफ डाल दिया जाए
कि अगर आपने इस पर अमल नहीं किया, जैसे ही अगर ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कि आप उस वक्त तक किसी को सर्व नहीं करेंगे जब तक उन्होंने फेस मास्क नहीं पहना होगा, या वो सोशल डिस्टेंसेस की बात करते हैं वो आप रखेंगे। तो आई थिंक लॉकडाउन की फेज से हमें निकल के आप प्रैक्टिकल इश्यूज पे आना चाहें कि हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ें देख रहे हैं कि जिस तरह से बाकी ममालिक में हमने इंटेंसिटी देखी इस वायरस की, अभी तक यहाँ पर ऐसी नहीं है, लेकिन सितंबर में कह रहे हैं कि इसका एक मुश्किल फेज भी सामने आएगा। तो मुझे बताएगा आने वाला वक्त कैसा आप देख रहे हैं? हम तो उस फेज़ में ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। अगर आप देखें ये पिछले चंद दिनों में आपके जो केसेस हैं 4000 से क्रॉस कर गए हैं। आपकी डेथ पर थिंक वी आर ऑलरेडी इनटू दैट फेज। अगर आप हिस्टोरिकली जायज़ा लें तो अक्सर ममालिक में ये जो फेज़ थी ये 9th वीक से लेके 18th वीक के दरमियान में वो फेज़ जो होती जो पीक एक्सपोनेंशियल राइज जिसे कहते हैं, तो हम उस फेज़ में करीब में हमारा पहला केस 26 फरवरी को हुआ था। तो हम एंड ऑफ जून में वो देख रहे हैं कि एंड ऑफ जून तक हमारी ये पीक चलेगी और शायद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये जा सके। सही। तो उसके बाद फिर इसके देखा कि इसके शायद उसके बाद ये डिक्लाइन शुरू हो जाएगी, जैसे दूसरे ममालिक में होता रहा है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेडिसिन इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि जी मिथ्स के तौर पर ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है, ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है, उस पर आप क्या लोगों को, देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, आप अपने तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? एक बात तो तय है कि इस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं दुनिया भर में वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं। 80% बीमारी जो है बड़ी माइल्ड होती है, उसमें आपको किसी किस्म की दवा की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने सिर्फ अपने सिम्टम कंट्रोल करने, अगर बुखार है बुखार का इलाज कर लें, खांसी है खांसी का इलाज कर लें, और जो लिक्विड्स लें रेस्ट करें उसके बारे में। तो जो 20% हैं जहाँ पे आपको किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है वो पेशेंट्स के, उसमें डिफरेंट काइंड की ट्रायल ड्रग्स जिसको कहा जाता है वही इस्तेमाल की जाती है। सेल्फ मेडिकेशन किस हर हाल में जो है ना उसको इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए और उसको इनकरेज करना भी नहीं चाहिए। अभी क्या देखा गया है कि एक एंटीबायोटिक्स है जो लोग उसकी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ख्याल से शायद ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर हो जाए। उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, उसका फ़ायदा बहुत ही कम है। फिर बहुत से टोटके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, लोग इस्तेमाल करवाते हैं। ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इन चीज़ों से, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आप ये इस्तेमाल कर लें, आप ये इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कोविड के जो पेशेंट्स अस्पतालों में ज़ेर इलाज है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ, तो उनको कोई मेडिसिन वगैरह भी दी जा रही है स्पेसिफिकली या कोई ज़रूरत नहीं है? पहली तो बात कि हमारी पॉलिसी पंजाब की चेंज हो चुकी है। अब जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया जाता, वो उनको घरों में ही आइसोलेशन कर दिया जाता है। पहले जो दाखिल होते थे उनको सिर्फ यही दवा दी जाती थी, अगर उन्हें बुखार है तो उसको बुखार की दवा दी जाए, अगर उन्हें खांसी है तो खांसी की दवा दे दी जाए, तो वो सिम्टम्स को ट्रीट करने की दवा दी जाती थी। हाँ, कुछ दवाइयाँ थीं, जैसे हमारे प्रोटोकॉल में भी जो पंजाब का प्रोटोकॉल था, माइल्ड डिजीज़ में कुछ नहीं है, थोड़ी सी माइल्ड मॉडरेट में जाती थी तो उसमें वो देते थे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी एक बड़ी, उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा प्रेस में भी आ रहा है, वो इस्तेमाल करवाई गई थी। कुछ लोगों को एक और एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करवाई गई थी। और आज अभी लेटली बहुत सा चूँकि एक्सपीरियंस बढ़ गया, बहुत सी स्टडीज़ आ गई हैं कि ये वायरस कैसे एक्ट करता है, तो वो जो खून पतले करने वाली दवाइयाँ वो इस्तेमाल की जा रही हैं, स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माइल्ड डिजीज़ में कुछ भी नहीं इस्तेमाल करवाया जाता। सही। डॉक्टर साहब, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, यह बीमारी हमारे साथ है और इसने फैलना है, ये नहीं रुकेगी। हमें ये देखना है कि आपकी वजह से या हमारी वजह से किसी और तक ये बीमारी ना पहुंच पाए। आप तो अपने तौर पे महफूज अपने आप को समझते हैं, लेकिन ये कोई और शख्स घर में जैसे बूढ़े लोग, उन तक ये बीमारी जा सकती है। मेरा ख़ास तौर पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, या वो लोग हैं जैसे पुलिस वाले हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे काम कर रहे थे, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, खुदारा उनका ख्याल कीजिए। मास्क पहने, अपने वो प्रिवेंशन मेजर्स वो इख्तियार करें, जो डिस्टेंस की बात की जा रही है 1 मीटर तक वो आप रखें।
तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से ख़ुद भी महफूज रखेंगे और आपकी वजह से दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे बेहतरीन मैसेज भी मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने अपना ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से जिक्र करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करना चाहेंगे सबसे अहम चीज़ जो कि मेरे ख्याल से जैसे ही गर्मियों का मौसम सीज़न शुरू होता है तो फलों का बादशाह जिसे आम कहा जाता है उसका हम हर तरफ चर्चा सुनते हैं, हर तरफ नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इसकी आफादियत क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, डिफरेंट इसकी फॉर्म क्या है, फिर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल कितना मौसर है, कितना किया जा सकता है। और अभी एक ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है तो उस तरह से आम प्रॉपर ठीक से आए नहीं हैं और अगर आप खाएंगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। ये बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं आयशा नासिर जो कि हमारे ग़िज़ायात हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आयशा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले आम की अफादियत में आपसे जानना चाहूँगी क्या है? आम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, रिपेयर करने के लिए, जैसे अगर कोई चोट लगती है तो उसकी जो रिपेयर होती है, उसकी जो हीलिंग होती है, उसके लिए विटामिन सी चाहिए होता है। हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आम के अंदर 70% जितना हमें चाहिए, एक कप के अंदर उसका 70% मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें विटामिन ए की, जो हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी आंखों के अंदर वो सन ब्लॉक का काम करता है। बेसिकली जो हम धूप में जाते हैं और आंखें सुकड़ जाती हैं, उसी की वजह से होता है। विटामिन ए एक कप के अंदर 10% मौजूद है जितना हमें डेली चाहिए। पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम जो हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में काम करता है, मैग्नीशियम का भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काम है। पोटेशियम 6% मौजूद है एक कप के अंदर और मैग्नीशियम 4% इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कप के अंदर 99 कैलोरीज मौजूद होती हैं, जो कि निस्बतन ज़्यादा है क्योंकि हम एक फ्रूट खाते हैं उसमें 60 कैलोरीज होती हैं। सो आम में थोड़ी सी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा होती हैं। डाइट कॉन्शियस लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं, ना आम खा सकते हैं ना केला खा सकते हैं। दो फ्रूट होते हैं जो वो कभी भी उन्हें अलाउड नहीं होते। सो आम के अंदर कैलोरीज निस्बतन ज़्यादा हैं, प्रोटीन कम है। 1.4 ग्राम प्रोटीन जो है वो एक कप के अंदर मौजूद होता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। और जिन्होंने वेट लॉस करना है उन्हें जाहिर है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल आपने कह दिया। आम के शौकीन भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। पोर्शन कंट्रोल, जहां आपने 2 फ्रूट खाने हैं वहां आप 1 कप आम खा लें, सही। फिर आपने इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं खाना। जहाँ तक बात है आम के दीगर फ़वाइद की, तो जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को हाजमे का मसला होता है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है चाहे डायरिया, इसके अंदर जो एमाइलेज मौजूद है वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर और वाटर का भी अच्छा कंटेंट मौजूद है। फाइबर इसके अंदर ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम्स मौजूद होता है, जो कि जाहिर है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। जो वाटर कंटेंट है, अगर किसी को डायरिया का मसला हुआ है तो उसको रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा अफादियत जिस चीज़ की हो मेरे ख्याल से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली आम रवैया लोगों का ये है कि आम चूँकि सभी को पसंद होता है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा का, एक टाइम में आप बच्चों को भी देख रहे हैं, बड़ों को भी देख रहे हैं, 4-5 आम खा रहे हैं। इसके कोई नुकसानात भी हैं? अना, आपने सुना होगा आम जो है वो गर्म होता है, हालांकि ठंडी गर्म चीज़ मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम क्यों कहते हैं आम गर्म होता है? आप जितनी कैलोरीज खाते हो, लेट से आपने 500 कैलोरीज, 5 आमों से 500 कैलोरीज, अगर आपने 500 कैलोरीज खाई हैं तो उन्हें बर्न करने के लिए आपको उतना ही पानी चाहिए। अब इसका मतलब या 500 ml वाटर उसी वक्त ले लो, जो कि हम नहीं ले सकते। ज़ाहिर है किडनी भी 3 कप पानी प्रोसेस करती है 1 घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से होता क्या है, फिर हमें साइड इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये कंक्लूड किया हुआ है कि आम गर्म होता है। ठंडी गर्म चीज़ मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आम खाएंगे आप उतना पानी नहीं पी सकते। किडनी ही आपकी 3 कप पानी, यानी कि आप 3 आम खाते हैं तो उस 3 कप आम खाते हैं तो उस जितना पानी किडनी प्रोसेस कर सकती है। उससे अगर आप ज़्यादा जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। ऑब्वियसली हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं जी गला खराब हो गया है। अच्छा, एक चीज़ रिलेट की जाती है कि अगर आपने आम ज़्यादा खाए हैं तो आप कच्ची लस्सी बना के पी लें। मुझे बताइएगा ये मिथ ही है कि वाकई इसकी कोई अफादियत भी है? देखिए,
कच्ची लस्सी अगेन हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, वो हाइड्रेट करेगी आपको। पोटेशियम आम के अंदर है, लस्सी के अंदर यूजुअली सॉल्ट होता है जो कि सोडियम है, तो पोटेशियम और सोडियम जो है वो एक दूसरे में मैनेज कर लेते हैं, बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी कच्ची लस्सी आपको तब चाहिए जब आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया। जरूरत से ज्यादा मत खाएं, उसको पोर्शन कंट्रोल के साथ आप सिर्फ 1 कप एक वक्त में खाएं। अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर उससे ज्यादा खाएंगे, कच्ची लस्सी आप जितनी मर्जी पी लें, आप उसके साइड इफेक्ट से फिर नहीं निकल सकते। अच्छा, जहां हम साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, आपने अफादियत भी इतनी जबरदस्त चीजें बता दी। अब लोग कहते हैं कि अच्छी चीज है, हमने इसका इस्तेमाल करना है, सीजनल है तो इसका फायदा भी होगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, जिसमें मैं बार बार जिक्र करती हूँ डायबिटीज के पेशेंट का, जिनको मीठे से दूर रखा जाता है, और आम के शौकीन भी ज्यादा मुझे लगता है वही लोग होते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटी छोटी बाइट्स करके लें, हाफ कप से ज्यादा एक वक्त में नहीं लेना, और वो भी अगर आपकी शुगर मैनेज्ड है। अगर आपकी शुगर मैनेज नहीं है तो फिर आपने बिल्कुल भी आम नहीं खाना। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, 100 कैलोरीज हैं, और कार्ब 1 कप के अंदर 25 ग्राम कार्ब्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। शुगर के पेशेंट्स इतने कार्ब्स को प्रोसेस नहीं कर सकते। सो बेहतर ये है कि आप आधा कप खाएं और बहुत छोटा छोटा करके खाएं, ताकि माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमने बहुत खा लिया हुआ है। बट शुगर अपनी एक दफ़ा देख लें, अगर शुगर मैनेज नहीं है तो आप अनफॉर्चुनेटली आम नहीं खा सकते। बिल्कुल भी नहीं आप आम खा सकते अगर आपकी शुगर मैनेज नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, ऑब्वियसली इसका ख्याल भी रखना चाहिए। जो पेशेंट्स हैं वो खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। आयशा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आम की ऑल्टरनेट फॉर्म हम देखते हैं, इसका शेक भी बनाया जाता है, जूस भी बनाया जाता है, डिज़र्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी अफादियत उतनी ही बरकरार रहती है अगर आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो? बिल्कुल, इसकी अफादियत उतनी रहती है, मगर अगेन पोर्शन कंट्रोल। अब शेक की अगर हम बात करें तो शेक, वो जो स्टील का मग होता है, जो 4 ग्लास जिसमें डलते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स एक वक्त में वो पी रहे होते हैं, और फिर कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। वेट लॉस के अलावा जब आप इतना ज़्यादा लैक्टोज और फ्रुक्टोज को इकट्ठा कर रहे हो, दूध के अंदर लैक्टोज है, फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज है, और आम के अंदर निस्बतन ज़्यादा फ्रुक्टोज है। जब आप शेक बना के 4 ग्लास शेक पी जाओगे, फिर उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपने 1 ग्लास उसको पोर्शन कंट्रोल के साथ ले लिया, कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने उसको बाकी फ्रूट के साथ, उसको ट्राइफल की फॉर्म में किसी सैलड के ऊपर डाल के ले लिया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने उसको डिजर्ट्स की फॉर्म में लिया, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो कि डाइट कंट्रोल अपनी रखते हैं, और आजकल उनका डाइट प्लान भी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो शेक बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल अपनी सैलेड में वो मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड में कर सकते हैं या स्नैक में। स्नैक सबसे बेहतर ऑप्शन इसलिए होती है, नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में जब 3 घंटे गुजर जाते हैं नाश्ता किए हुए, तकरीबन 11 बजे के करीब, उस टाइम पे जो चीज़ आप लेंगे उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा अच्छे से होगी, आपको एक अनहेल्दी स्नैक से बचा लेगी। बजाय इसके कि आप 1 कप आम की जगह आप कोई अनहेल्दी चीज़, कबाब खा लेते हैं फ्राई हुए हुए, या किसी खास ब्रांड के कबाब फ्राई करके खा लेते हैं, कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, उसकी निस्बत 1 कप आम जो है वो अच्छा ऑल्टरनेटिव है, वो अच्छा स्नैक है। सो उस टाइम पे बेस्ट है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बच्चों को आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है और खा भी ज़्यादा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम खाने से बेहतर है आप शेक की ऑप्शन बच्चों के लिए रख दें, तो इसमें दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम, अगर बच्चे आम खाना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें आम दिया जा सकता है। शेक का वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शेक के अंदर, दूध के अंदर कैल्शियम भी आ जाता है, प्रोटीन कॉन्टेंट, जैसे मैंने बताया आम के अंदर प्रोटीन नहीं है, सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन है। सो उस दूध के अंदर प्रोटीन कंटेंट भी आ जाता है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, जो बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। तो वो इसलिए कहते हैं कि दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे अगर आम बहुत ज़्यादा खाएंगे, दूध वो नहीं पिएंगे, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने एडजस्ट करनी है अपनी चीज़ें जो है। सो बेहतर ये है कि आप बच्चों को, अगर आपने आम देना है, 2 कप से ज़्यादा न दें, बाकी दूध की उनकी रिक्वायरमेंट 2 से 4 कप ही है, वो बच्चों को देना ही। सही। मुझे ये बताएं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मोटापे का बायस बन सकता है? मोटापे का, शुगर का, हार्ट प्रॉब्लम्स का, सब चीज़ों का बायस बन सकता है। उसकी वजह ये है, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसके अंदर एक एंजाइम है एमाइलेज, जैसे हमने शुगर के पेशेंट्स की भी बात की, उसका काम क्या है, उसने फॉरेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डाइजेस्ट होते हुए टाइम लेते हैं, उसने उनको फॉरेन डाइजेस्ट करा देना है। अब एकदम इतनी ज़्यादा शुगर रिलीज हो गई है ब्लड के अंदर, वो मोटापा भी कॉज करेगी। बॉडी, देखें, मैं आपके ऊपर अभी 100 ग्लास रख के कहूँ कि साथ वाले कमरे में रखा है, आप नहीं मैनेज कर सकते, एक एक करके आप शायद मैनेज कर लें। सो इसी तरह एकदम इतनी एनर्जी बॉडी के अंदर बॉडी मैनेज नहीं कर पाती, वो उसको फैट की फॉर्म में स्टोर करती है। मोटापा भी आएगा, एकदम शुगर भी बढ़ेगी। जब शुगर बढ़ेगी तो वो अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगी। अगर हम उसको मैनेज नहीं करते, हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं फिर से एक ही चीज़ पे इंसिस्ट कर रही हूँ, इसके बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन 2 कप से ज़्यादा नहीं लेने, 2 कप से ज़्यादा नहीं लेने। बार बार आयशा इस
चीज़ पर एम्फेसाइज कर रही हैं कि आपने इसकी मिकदार जो है वो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। निज़ाम इंहज़ाम की बेहतरी के लिए भी आम का किरदार क्या अहम है? बिल्कुल, हाजमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया, माइलेज, जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। माइलेज जो है वो बेसिकली डाइजेशन के साथ रिलेटेड है और वो आम के अंदर अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद है। सो एक तो हमारी डाइजेशन में इस तरह से हेल्प करता है, फिर इसके अंदर फाइबर कॉन्टेंट बहुत अच्छा है। फाइबर वो चीज़ है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, शुगर को मैनेज करने के लिए भी पोर्शन कंट्रोल के साथ लिया जाए तो अच्छा है, एंड बहुत सारी हमें बीमारियों से बचाता है। इसके अंदर फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद है और वाटर कंटेंट इसका हाई है। वाटर कंटेंट हमें एक दफ़ा रिहाइड्रेट कर देता है, हमारी स्किन के लिए भी जाहिर है वो बहुत अच्छा होता है। एमाइलेज, फाइबर और वाटर, ये तीन चीज़ें जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हमारे निज़ाम हाजमा को बेहतर करती हैं। सही। अच्छा, आम का मुरब्बा भी हम देखते हैं लोग बनाते हैं, सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं आम को लेकर, ये क्या हमारे लिए बेहतर है? हमारी सेहत इससे बेहतर रह सकती है? देखिए, अगर आप आम वैसे नहीं खाना चाहते तो आप उसका अचार बना के भी खा सकते हैं, आप उसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने आम जो है उसका मुरब्बा भी एक ही दिन में खा लिया, फिर आपने उसका शेक भी पी लिया, फिर आपने आम भी खा लिया, फिर आपने उसका अचार भी खा लिया, फिर ये एक्सेस में खाने के टाइम पे आप आम का अचार इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ आप वैसे आम खा रहे हैं और फिर आप शेक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वहां पे गड़बड़ होगी। आपने दिन में 2 कप इस्तेमाल करना है। अब आप उसको मुरब्बे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है हिकमत में मुरब्बे की अपनी एक अफादियत होती है, सो आप उसको मुरब्बे की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल कितना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? आम बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन बी इसके अंदर 11.6% मौजूद है। विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो मौजूद है। विटामिन के मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है। सो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इतनी अफादियत मैंने किसी और फ्रूट की नहीं देखी जितनी मैंने आम की देखी है, लेकिन चूंकि इसमें कैलोरीज ज़रा ज़्यादा है तो हमने इसका पोर्शन कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना है। दिन में 2 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। शुगर के पेशेंट से एहतियात से इस्तेमाल, शुगर के पेशेंट एहतियात करें, और वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, बार बार आयशा इस चीज़ पर जोर दे रही हैं कि वो आम का इस्तेमाल कम करें, अदरवाइज उनकी डाइट का कोई फायदा नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सैमसंग गैलेक्सी S20 कीमत इसकी है जी, इसकी कीमत है जी 1,66,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। हुआवे मैच 20 प्रो और इसकी कीमत है 1,90,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो R17 प्रो और इसकी कीमत 79,999 रुपीज। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Honor 10 और इसकी कीमत है 59,999 रुपये। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। आज के भाव में जान लेते हैं। मार्केट में इस वक्त हसन मौजूद हैं। हसन, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी की गोश्त की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती, और ख़ास तौर पे जो फल हैं और सब्जियां हैं उनकी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में फ़रोख्त जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। अगर आज भी बात की जाए लीमू कीमत की तो लीमू जो है वो 300 रुपये से लेकर और 400 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू 60 से 70 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 40 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से लहसुन जो है 250 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फलों की कीमतों की तो सेब जो है मुख्तलिफ़ इक़साम का सेब जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू जो है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो 100 से 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी निर्खनामा है वो जारी ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां हों या फल हो उसकी फ़रोख्त को मुमकिन नहीं बनाया जाता। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां हों, फल हों या कोई भी चीज़ हो उसकी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो मुर्गी के गोश्त की कीमतों का तयन का मसला था उस पर डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है, और आज जो है वो मुर्गी के गोश्त की कीमत में 35 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त शहर में 295 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त किया जाएगा। ताहम इस हवाले से लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि
जो कीमत अब मुकर्रर की जा रही है ये रोज़ाना की बुनियाद पे तलब और रसद के हिसाब से जो है वो मुकर्रर की जाएगी और इस हवाले से एक कमेटी जो है वो कायम कर दी है जो इन कीमतों का तयन करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आपने हमें बताया। मीट रेट्स क्या हैं? ज़ेनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहां से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 633 रुपये में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 यानी 899 रुपये में। और इसके बाद ही मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपये में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 206 रुपये में और इसका बना हुआ गोश्त 295 रुपये में। एग रेट्स क्या हैं? अब मैं आपको एग रेट्स बताऊंगी। रिटेल प्राइस है 113 रुपये दर्जन और होलसेल से अगर आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो होलसेल पर अवेलेबल होंगे 111 रुपये दर्जन में अंडे। और इसके बाद अगर आप गोरमे पे खरीदारी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 112 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो कीमतें आपने जान ली। मार्केट की सूरत हाल जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुकानें जो खुली हैं वहाँ पर किस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जब आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं तो आपने खरीदारी के लिए बाहर तो जाना ही है और अगर बाहर जाना है तो आपने अपनी केयर किस तरह से करनी है, बाहर हालात क्या है, ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ाहद ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ाहद, बताइए मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी ज़रूर की गई है मगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया गया। मगर सड़कों की सूरत हाल देखकर यूँ लगता है कि जैसे शहरी ये समझ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म ही कर दिया गया है, क्योंकि अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर सड़कों पे, अहम शाहराहों पर शहरी खिलाफ वर्जी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मार्केटों में भी जो है वो ख़रीदारों समेत जो गाहक हैं उनकी जानिब से भी अच्छा खासा रश है जो है वो। उसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी अपनाई जा रही हैं, मगर कहीं कहीं बल्कि ज़्यादातर जो है वो गाहक जो ख़रीदार मार्केटों में आ रहे हैं वो खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जो है वो सख्ती की गई है। सख्ती से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ख़ास तौर पर जो शहरी सफ़र कर रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल सवार है या गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है कि मास्क उसे ज़रूर पहनना चाहिए, वरना उसका चालान जो है वो किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो चालान भी किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद शहरी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी ट्रैफिक हमें दिखाई दे रही है। मार्केटों में जो ख़रीदार आ रहे हैं उनकी जानिब से भी ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही कोई प्रिकॉशंस जो है वो अपनाई जा रही हैं। जो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि चेहरे पर मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें। जो दुकानदार हैं उनको हिदायत की गई हैं कि उनके जो काउंटर हैं या दुकान के और गाहक के दरमियान में जो है वो फासला होना चाहिए ताकि एक दूसरे के से जो है वो टच ना कर सकें या एक दूसरे से फासला रह सके, मगर वो फासला कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। शहरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मार्केटों में जो खरीदार आ रहे हैं वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सड़कों पर जो है वो खिलाफ। ठीक है फ़ाहद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट की सूरत हाल आपने बताई, कुछ हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। ऑब्वियसली आप लोगों ने बाहर जाना है। फ़ाहद जो सिचुएशन बता रहे हैं उसके मुताबिक हालात तो ऐसे नहीं हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर निकला जाए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ खुदारा SOPs का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो जहाँ पर मार्केट में जाने की बात हो रही है वहाँ पर ये जान लेते हैं कि अगर आप ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो सेल्स कहाँ कहाँ होंगी, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी बचत बाज़ार में। सेल्स का जिक्र कर लेते हैं, कहाँ कहाँ सेल लगी है। तो सिफायर पर आप जा सकते हैं, अप टू 50% ऑफ है, यहाँ आप जाके सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास क्लिफ शूज़ और यहाँ पर अप टू 70% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कारफोर पर अगर आप जा रहे हैं, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वीवर जूस और रिटेल प्राइस इसकी मैं आपके साथ शेयर करूं तो 240 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस है, 189 रुपीज़ में अवेलेबल होगा, यानी 51 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी न्यूटेला चोको स्प्रेड और इसकी कीमत है जी 410 रुपीज़ और अवेलेबल है ये 355 रुपीज़ में, यानी 55 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे और शहरियों को जो एक बड़ा मसला आजकल दरपेश है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। हमने अपनी न्यूज़ में भी डिस्कस किया, लेकिन अभी सूरत हाल बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर के हालात क्या हैं। पेट्रोल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे इलाकों में पेट्रोल नायाब है और शहरी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें होता क्या है, आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में जो पेट्रोल अवेलेबल होता है वो भी आपका खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना रहता है। तो शहर की सूरत हाल, कौन कौन से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल अवेलेबल है, सूरत हाल क्या है, वकार ने हमें ज्वाइन किया है। वकार बताइए। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नायाब होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 1 जून को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया तो बेशतर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने पेट्रोल नहीं खरीदा। ये तमाम लोग, इनके पास 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन पेट्रोलियम जो वजारत है और ओगरा की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने जब इनको पता चला कि 1 जून से पेट्रोल सस्ता हो रहा है और जो पहले ये पेट्रोल की जो डिमांड बेचते थे वो इन्होंने नहीं भेजी कमी की वजह से, कि 1 जून से जब कम होगा तो फिर हम अपने पास स्टॉक मंगवाएंगे। इस वजह से जो इनके ऑर्डर्स लेट होने की वजह से शहर में पेट्रोल इस वक्त नहीं मिल रहा। और ये सबसे ज़्यादा नाअहली हुकूमत की है, जिन्होंने इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। ये मुआहदा होता है इनके दरमियान, SOP है कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो ये अपने पास तकरीबन 20 दिन का पेट्रोल का, ऑयल का स्टॉक रखेंगी, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से इन लोगों ने जो पेट्रोल वो ऑर्डर नहीं किया और ये तमाम सूरत हाल पैदा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में शहर में जो नई पेट्रोल की सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये जो बहरान नज़र आ रहा है, ये जो पेट्रोल की किल्लत नजर आ रही है। ठीक है वकार, आपका बहुत शुक्रिया। यानी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक लोगों को अभी इस परेशानी का सामना रहेगा, कुछ दिन लगेंगे सूरत हाल बेहतर होने में। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है माल का हाल। जी तो करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट्स क्या है ये भी आपने जान लिए। तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि घर में बैठ के आप ये सारी चीज़ें जान सकें, अपना बजट भी डिसाइड कर सकें, कहाँ कहाँ पर महंगाई है, शहर में क्या क्या सूरत हाल है। तो कोशिश हमारी पूरी होती है कि अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से आपके साथ हम शहर की तमाम सूरत हाल को शेयर कर सकें। अब मैनेज आपने करना है, अपना बजट भी और अपना ख्याल भी आप लोगों ने खुद ही रखना है। आपने अगर बाहर जाना है तो आपने किस तरह से SOPs का ख्याल रखना है ये भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।